आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट पार्ट है आपका मौर्य साम्राज्य का। इससे पहले हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरे डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं पार्ट 1 वाले वीडियो में। जो भी अगर पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो में इंटर कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पार्ट 2 कवर करने वाले हैं बिंदुसार से। बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद गद्दी पर यही बैठे थे और ये इनके पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 शादियां की थी। पहली बीवी का नाम दुर्धरा था, दूसरी बीवी का नाम हेलेना थी। तो पहली बीवी का पुत्र बिंदुसार था और इन्हीं को राजगद्दी मिली। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट। यूनानी लेखक इसे आमित्रकेटीज कहते थे। अब इसका मतलब क्या है वो यहाँ पर लिखा गया है। आमित्रकेटीज का मतलब होता है अमित्री घात, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार के समय ही कुछ प्रदेशों में विद्रोह होना स्टार्ट हो चुका था। विद्रोह कहने का मतलब है जो मगध साम्राज्य था, ठीक है, भारतवर्ष का जो साम्राज्य था जिसको विस्तार किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके मृत्यु के बाद बिंदुसार के टाइम में हुआ क्या, कई छोटे छोटे जो राज्य है वहाँ पर विद्रोह होना स्टार्ट हो गया कि हम मगध में नहीं शामिल होंगे, हम अलग राष्ट्र बनाएंगे। इस तरीके से विद्रोह होना स्टार्ट हुआ और इसके बाद तक्षशिला में भी विद्रोह हुआ, जिसे दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र को भेजा। और किसे भेजा? अशोक को भेजा। आगे देखिए यहाँ पर, अशोक ने वहाँ शांति और न्याय स्थापित किया। बिंदुसार के समय सीरिया के राजा ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत भेजा था। देखिए, जितने शासनकाल के समय जो भी राजदूत गए हैं उनके दरबार में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जाता है, ग्रेजुएशन के एग्जाम में ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। जो आपका 10 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा उसमें पूछ देगा। तो बिंदुसार के दरबार में कौन से राजदूत आए थे? डायमेकस। इसी तरीके से मिस्र के राजा टामली द्वितीय ने डायनोसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। ठीक है, और बिंदुसार और सीरिया के बीच दोस्ती थी, यानी मित्र संबंध था, मैत्री संबंध थे। आगे यहाँ पर देखिए, बिंदुसार की मृत्यु 273 बीसी में हुई। उसने 25 साल शासन किया था। बस आपको इतना ही जानकारी रखना है जितना मैंने आपको बताया। आगे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चाणक्य। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रधानमंत्री खल्लाटक। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन आपको याद रखना होगा। अशोक के शासनकाल में प्रधानमंत्री बने। यानी देखिए, जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद भी जीवित थे। बिंदुसार के शासनकाल के समय वो मर गए, यानी उनकी मृत्यु होगी। उसके बाद दूसरा प्रधानमंत्री ये बने, जो कब बने थे? अशोक के शासनकाल में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। अब ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सम्राट अशोक, इसके शासनकाल के अगर बारे में बात करें 273 ईसा पूर्व से लेकर 236 ईसा पूर्व तक था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठा। यह आपका बिंदुसार का पुत्र था। अशोक के बहुत से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, जिससे हमें अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती का वायसराय था। जिस समय बिंदुसार शासनकाल में था उस समय यह अवंती का वायसराय था। बौद्ध ग्रंथ उसे बौद्ध होने से पहले, याद रखिएगा, जो अशोक है ना वो ब्रह्मवादी था, ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था, और बाद में यह बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। लेकिन बौद्ध ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि वह बौद्ध होने से पहले, बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले यह एक निर्दयी अत्याचारी राजा था। ठीक है, ये ऐसा बताते हैं बौद्ध ग्रंथ के द्वारा। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कलिंग युद्ध। अगर आप अशोक सम्राट के बारे में एग्जाम में लिख रहे हो और इस युद्ध के बारे में नहीं एक्सप्लेन करते हो तो आपको नंबर कम मिलेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट घटना है अशोक साम्राज्य में। तो यहाँ पर देखिए, कलिंग युद्ध की अगर बारे में बात करें तो कलिंग दक्षिण उड़ीसा में वर्तमान में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका भारत का जो दक्षिणी एरिया है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका उड़ीसा है, दक्षिणी उड़ीसा। यहीं पर ये आपका कलिंग युद्ध हुआ था। तो ये क्यों हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय कलिंग मगध साम्राज्य का हिस्सा था, और इस साम्राज्य का हिस्सा था, यानी वह अलग एक राज्य नहीं था। शायद यह बिंदुसार के शासनकाल में अलग हो गया था, विद्रोह हुआ था बिंदुसार के शासनकाल में और ये अलग हो गया होगा कलिंग। इसके बाद फिर अशोक ने क्या किया? इस पर युद्ध किया। युद्ध करने के बाद अपने साम्राज्य में मगध में फिर से मिला लिया। तो ये था आपका कलिंग युद्ध। अब कलिंग युद्ध के क्या क्या कारण थे और क्यों इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया, यहाँ पर देखिए। अशोक एक महत्वाकांक्षी शासक था। जितने भी अगल बगल में राज्य को देखता था वह उसे अपने साम्राज्य में मिला लेना चाहता था, उसको कब्जा कर लेना चाहता था।
ठीक है, तो वही होता है महत्वाकांक्षी शासक। तो पहला कारण ये कि आपका अशोक एक महत्वाकांक्षी राजा था, और दूसरा रीज़न है कि अशोक के समय जो कलिंग था वो बहुत विख्यात व्यापारी राज्य के रूप में था, बहुत तेज़ी से यहाँ पर व्यापार होता था, ये भी कारण था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कलिंग युद्ध के परिणाम, और इन्हीं कारणों से कलिंग युद्ध होना स्टार्ट हो गया। अब कलिंग युद्ध हुआ, इसके बाद इसका क्या परिणाम रहा, यहाँ पर देखिए इस युद्ध के बारे में जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। युद्ध बड़ा भयंकर था। इस युद्ध में भीषण नरसंहार तथा रक्तपात हुआ। तकरीबन 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 1,50,000 लोगों को बंदी बनाया गया। अंततः जीत सम्राट अशोक की हुई। कलिंग मौर्य साम्राज्य का अंग बन गया, और इस प्रकार से कलिंग को अशोक ने अपने राज्य में ले लिया। आगे देखिए, इस युद्ध को देखने के बाद सम्राट का हृदय परिवर्तन हो गया, मतलब पूरे तरीके से ये चेंज हो गए। यानी पहले किस तरीके से राजा थे, महत्वाकांक्षी राजा थे, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से बदल गए। इस युद्ध में जिस तरीके से रक्तपात हुआ, इतने लोग मारे गए, इनका हृदय परिवर्तन हो गया ये सारा कुछ देखकर। इसके बाद इन्होंने जब कलिंग को जीत लिया तो कलिंग का जो उत्तरी केंद्र था तौसली, इसको राजधानी बनाया, और दक्षिणी केंद्र जौगढ़ को राजधानी बना दिया। हृदय परिवर्तन के बाद अशोक ने विस्तारवाद, जो भी मैंने आपको क्या बताया, अपने राज्य को पूरा विस्तार करना, फैलाना, ठीक है, चारों तरफ कब्जा करना, इस वाद की नीति को छोड़ दिया, इसको रोक दिया। इसके बाद और बौद्ध धर्म को अपना लिया, शांति का प्रचार किया कि अब लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हिंसा वगैरह कुछ भी नहीं करना है। शुरू में अशोक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। शुरू में याद रखिएगा, वे भगवान शिव के उपासक थे, उनकी पूजा करते थे। ये आपका राजतरंगिणी के अनुसार पता चलता है, ये जो किताब है। लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध बन गए, फिर बाद में यह बौद्ध धर्म को अपना लिए। उपगुप्त, ये कौन है, ये बौद्ध भिक्षु है। इन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म के अनुसार उपासक बनाया था। अब अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, ठीक है, ये बौद्ध धर्म में आ गए। यानी अब मार धाड़ वाला जो चीज़ था वो सारा छोड़ दिए, सदाचार पर चलना शुरू किए, ठीक है, मांस खाना जो भी था वो सारा कुछ त्याग कर दिए, आखेट मतलब शिकार करना, ये सारा कुछ छोड़ दिए। साथ ही साथ जो यात्राएं करते थे उसको एक नाम दिया गया जिसे धर्म यात्रा बोला गया, और धर्म यात्रा का शुरुआत किया गया। जहाँ भी ये जाते थे उस यात्रा को धर्म यात्रा के नाम से बोला गया। लोगों से मिलते थे, उन्हें धम्म के बारे में बताते थे। धम्म क्या है आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले यह बोध गया की यात्रा करते हैं, इसके बाद वह लुम्बिनी जाते हैं, वहाँ स्तंभ बनवाएं। इसके बाद लुम्बिनी ग्राम को कर से मुक्त किया, जो टैक्स वहाँ पर ज़्यादा लिया जाता था उसको कम करके 1/8 भाग वहाँ पर कर दिया गया, बहुत ना के बराबर। इसके बाद इनके धार्मिक रीति के बारे में अगर देखें, इनकी जो धार्मिक नीति थी वो यहाँ पर दी गई है। दूसरे धर्म एवं संप्रदाय का सम्मान करना है, यानी जो भी दूसरे धर्म है, जैसे उस टाइम में ब्राह्मण धर्म थे, जैन धर्म थे, बौद्ध धर्म थे, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करना है। ये नहीं कि ये बौद्ध धर्म अपना लिए इसका मतलब कि ये ब्राह्मणवादी को गलत बोलेंगे। सारे धर्म में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को समझना है और सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करना है। ये इनका धर्म नीति में पहला उद्देश्य था। किसी को भी बलपूर्वक धर्म बदलने के लिए नहीं बोलना है, नहीं कहना है, जबरन किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करवाना है। 12वें शिलालेख में सभी धर्मों के सम्मान की भी बात मिली है। लोग एक दूसरे के धर्म को सुने, इनका मानना था, इनके धर्म नीति में मानना था कि लोग एक दूसरे के धर्म को सुने। अगर आप बौद्ध धर्म के हो तो आपको ब्राह्मण धर्म के बारे में भी सुनना है, जो उसमें अच्छी बातें हैं। बुरी बातों को मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारे धर्म में अच्छी बातें होती है, उसको सुनना है, और इससे संसार का कल्याण होगा। अगर आप सुनेंगे उनकी अच्छी बातों को, उनके नैतिक आधारणाओं को, विचारों को अगर समझेंगे तो उससे कल्याण होगा। अशोक की दानशीलता भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, और जो भी ये उपदेश देते थे, इसके अलावा वह उदार उपदेश देते थे। उपदेश कहने का मतलब है जो आम सभा वहाँ पर लोगों को बताते हैं, वही चीज़ है आपका उदार उपदेश। विशाल साम्राज्य में एकता स्थापित की, और जो इनका विशाल साम्राज्य था यहाँ पर एकता को स्थापित किए। यानी जो भी विद्रोह हो रहा था चारों तरफ इनके साम्राज्य में, इनके साम्राज्य से अलग होना चाह रहे थे, उन सभी को एक करके एकता स्थापित किए। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं अशोक धम्म के बारे में। तो अशोक धम्म क्या है? अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, अगर कोई राजा, याद रखिएगा, अगर कोई राजा अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन विचारों की संहिता प्रस्तुत की है, उसे उसके अभिलेखों में ही धम्म कहा गया है। याद रखिएगा,
लोग क्या करते हैं, जैसे इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जो धर्म को और धर्म को एक ही बोलते हैं, या फिर स्टूडेंट को भी लगता होगा। लेकिन देखिए धर्म जो है वो आपका अलग है, धम्म अलग है। ये आपका संस्कृत में है और ये आपका प्राकृत में है। याद रखिएगा दोनों का जो पाली है, भाषा है, वो अलग है। अब यहाँ पर देखिए धम्म क्या है, धम्म में आखिर क्या क्या चीज़ें थी वो यहाँ पर लिखी गई है। जैसे कि आपको कम पाप करना है, अत्यधिक कल्याण। कम पाप का मतलब ये नहीं कि आपको पाप करना है, जैसे अगर आप पापी इंसान हो, जैसे कि अशोक क्या थे, महत्वाकांक्षी राजा थे, वह युद्ध करके हिंसा को अपनाते थे, वह धीरे धीरे इस चीज़ को छोड़ते गए, पाप को कम करते गए, वही चीज़ है आपका अल्प पाप। अत्यधिक कल्याण, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कल्याण करना है अपने देश के प्रजा के लिए। इसके बाद आपको दयावान बनना है, दान करना है जितना हो सके उतना, गरीबों को दान करना है, सत्यवादी, पवित्रता आपको रखनी है, मृदुता यानी आपको मीठे वचन रखना है, मीठे बोल रखने हैं, कड़ू आपको नहीं बोलना है कहीं भी जिससे किसी को तकलीफ हो। साथ ही साथ साधुता यानी साधु की जीवन आपको जीनी है। तो इस तरीके से अशोक के बारे में मैंने आपको पूरे डिटेल से शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको कवर करवा दिया, ठीक है। इतना अगर आप पॉइंट्स लिख देते हो एग्जाम में और थोड़ा बहुत अपने से भी अगर लैंग्वेज को बनाकर लिख देते हो, एग्जाम में कभी भी नंबर नहीं कटेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।